26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का हवाला देते हुए रैली की मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो प्रस्ताव किसानों की बैठक को लेकर जो दिया गया उस पर बहुत साफ नहीं किसानों का नजरिया दिख रहा है। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का हवाला दिया कि आप गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह का कदम ना उठाएं। रैली की मंजूरी देने से फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन किसान अपने उस हट पर अड़े हुए हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन वो क्यों नहीं ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। और बड़ी खबर यह कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों और किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बात की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत में समाधान निकालने की भी उम्मीद जताई है। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से तमाम बॉर्डर्स पर तैनात है। इसी बीच 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी होना है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के मुखिया पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव जी हैं। सर, 3 बॉर्डर्स पर लगातार आंदोलन चल रहा है, आपकी फोर्स भी मुस्तैदी से तीनों बॉर्डर्स पर डटी हुई है और इसी बीच गणतंत्र दिवस कार्यक्रम है। कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह की तैयारियां हैं सर? देखिए, दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जितना प्रोफेशनली हम इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, हम वैसा ही करेंगे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एक राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इस राष्ट्रीय पर्व पे पूरा अच्छे इंतजाम करें ताकि सभी कोई हर्ष और उल्लास के साथ हम राष्ट्रीय पर्व मना सकें। और जो बाकी चीज़ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करना वो भी हमारा धर्म है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही सक्षम तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे। सर, जिस तरह से किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है सरकार के साथ और पुलिस के साथ, उनकी बातचीत भी चल रही है, पुलिस के साथ आज भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन किसान लगातार ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं, ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं 26 तारीख को। आपकी किस तरह की बातचीत चल रही है? आज भी बातचीत हालांकि बेनतीजा निकली है। किस तरह की आप कोशिश में लगे हैं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम ठीक तरीके से मैंने उसमें कोई गड़बड़ी ना हो? मैं इस विषय पे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक संवेदनशील विषय है और इस पे जितना भी हम लोग परामर्श कर रहे हैं और बातचीत के जरिए इस जो विषय है उसको हम सुलझाना चाहते हैं। ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, क्योंकि रिपब्लिक डे का इंतज़ाम वृहद क्षेत्र में होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ही जो कुछ करना चाहते हैं करें। सर, लगातार बातचीत भी हो रही है किसानों से आपकी और कोशिश ये है कि सार्थक पहल में बातचीत हो जिस तरह से सरकार से हो रही है। हाँ, इस जो मैंने कहा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस विषय पे। सर, थ्रेट परसेप्शन भी ज़्यादा है 26 जनवरी को लेके, क्योंकि किसान आंदोलन में चल रहे हैं और 26 जनवरी इस बीच में है, तो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसको लेके सर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेके पुलिस किस तरह से मुस्तैद है? क्या इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं सर कुछ? जी हाँ, हम सेंट्रल एजेंसीज के साथ संबंध बराबर बनाए रखे हैं और हम अपना भी जो इंटेलिजेंस है उसको भी गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकुशलता है उसको हम उस वजह से हम इस पूरी चीज़ पे हम अच्छी तरह से इंतज़ाम कर पाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो 26 जनवरी का जो पर्व है ये बिना किसी को परेशानी के ये हम मना सकते हैं और इसका इंतज़ाम भी बढ़िया होगा। सर, बॉर्डर्स पर जिस तरह से एक तरफ किसान डटे हुए हैं, एक तरफ फोर्स मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है, आप भी तमाम बॉर्डर्स पर आपने लगातार विजिट किया है, पुलिस
का मनोबल बढ़ा रहे। जो कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, फोर्स भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है, उसको लेके सर किस तरह का संदेश आप पुलिस कर्मियों को देना चाहेंगे और मोटिवेट करने के लिए? हाँ, ये काफ़ी ठंड है और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जाहिर है कि टफ़ है, लेकिन हमारा जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में ये जानते हैं कि किस प्रकार से अपना बचाव करते हुए हम काम कर सकें। दूसरा, हमने जब भी डिप्लॉयमेंट करते हैं और सारा इंतज़ाम में उनकी कन्वीनियंस और क्या चीज़ उनसे संभव है और क्या उनको सपोर्ट चाहिए, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे कोविड का और कोल्ड का, ठंड का, इन दोनों का भी इंतज़ाम किया गया है। टेंट्स भी लगाए गए हैं, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और बराबर संपर्क भी किया जा रहा है। सर, कोविड में जो पुलिस पर्सन इफेक्टेड हुए हैं सर, उनके वेलफेयर के लिए पुलिस महकमा क्या कर रहा है सर? हम तो शुरुआत से ही जब से कोरोना का पहला इंस्टेंस आया था, तब से ही हम हमेशा, जब कि हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तभी से हम अब हमेशा अपने पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। उनको किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, कैसे ये कोरोना स्प्रेड ना हो, और अगर कभी बीमारी हो जाती है तो कैसे इलाज किया जाए। और हाल में ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंश्योरेंस के अमाउंट भी बढ़वाए हैं एक्सिस बैंक से बात करके। तो ये सब जो किया जा रहा है ये इनके हित के लिए किया जा रहा है, हमारे पुलिसकर्मी के हित के लिए किया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल सर, 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के मुखिया होने के नाते न्यूज़ 18 के माध्यम से दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि 26 जनवरी का प्रोग्राम ठीक तरीके से मने, कानून व्यवस्था कायम रहे? इस समय हम जो दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि वो हर वर्ष की तरह से वो अपनी आइज़ एंड ईयर्स खोले रखें और कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को समझते हैं देना चाहिए वो ज़रूर दें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। और इधर सरकार की ओर से कृषि सुधारों को टालने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इस वक्त किसानों की बैठक चल रही है। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में समस्या का समाधान होता नजर आया, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए। सरकार ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिस पर किसान संगठन चर्चा कर रहे हैं। ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि कृषि मंत्री ने भी किसानों के साथ 22 जनवरी को होने वाले 11वें दौर की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई है और कहा है कि किसानों का आंदोलन खत्म होने पर ही लोकतंत्र की जीत होगी। यानी कि अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। दीपक, ये तो बहुत बड़ी खबर है, उम्मीद बहुत बड़ी है इस बैठक को लेकर। जी प्रीति, साफ तौर पर उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इस बैठक में कई सारी चीज़ें तय होनी है। एक तो ये तय होना है कि कल जब सरकार के साथ मीटिंग होगी तो जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है उस प्रस्ताव को लेकर किसान क्या तय करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ से कुछ दूरी पर ही ये बैठक चल रही है, जहाँ तमाम किसान नेता जमा हुए हैं। हालांकि इससे पहले पंजाब जत्थेबंदियों की मीटिंग थी जो पहले 12 बजे होनी थी, लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ किसानों की एक मीटिंग थी जिसमें यह तय होना था कि जो ट्रैक्टर रैली निकलनी है 26 जनवरी को, उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इसमें साफ तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला है। जैसे कि अभी हमने सुना कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों से लगातार बातचीत हो रही है कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में इस तरह की ट्रैक्टर रैली ना निकालें। उनको कहीं और किसी जगह पर ये रैली करने की इजाज़त जरूर दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की रैली की इजाज़त दिल्ली में नहीं होगी। लेकिन खासतौर पर इस वक्त की मीटिंग पर सबकी नज़र है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जब किसान नेताओं सामने आएंगे उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या कल सरकार के सामने वो ये बात रखने को तैयार हैं कि जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है वो मंजूर करते हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि ट्रैक्टर रैली को उनको लेकर उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि आज की मीटिंग से भी और सरकार की जिस तरह की बातचीत हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर भी एक अंतिम निर्णय जो है वो किसानों को लेना है।
जी, और इधर किसानों पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार की ओर से कृषि सुधारों को टालने के प्रस्ताव का असर होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के अनुराग डांडा की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने 23 जनवरी को राज्य में राजभवन के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल टाला है। खबर है कि कई संगठन सरकार के प्रस्ताव से सहमत है, जबकि कुछ को मनाने की कोशिश की जा रही है। आज होने वाली बैठक में चर्चा के बाद किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति तय करेंगे। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अगर ऐसा हो जाता है तो बात बन जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए अगर किसान ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि जो कदम उन्होंने उठाया है उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ संगठनों ने जरूर इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन उन संगठनों को भी मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान संगठन ज़्यादा है और इसको लेकर यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार रणनीति पर अपनी काबिज हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, चाहे वो कॉल के जरिए हो या फिर सिंघू बॉर्डर के आसपास हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि किसान चाहते हैं कि जो कल सरकार से बातचीत होनी है उस पर साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उनको संदेश दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो ऑफर उन्हें दिया है उस ऑफर को वो चाहते हैं कि उस पर बात की जाए। उसमें अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो भी वहाँ पर मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर किसान संगठन लगातार ये मीटिंग के दौर को जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कल सरकार के साथ जो बातचीत हो वो सकारात्मक हो, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर काफी बड़ा माहौल पैदा हुआ है और इसको लेकर सरकार भी चाहती है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र भी बहुत मजबूत करना होगा और इसको लेकर ये सारी रणनीति के तहत आज जो किसान हैं वो कल किस तरह से सरकार के सामने पेश होंगे, किस तरह से बातचीत होगी, ये देखना होगा। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है, एक और कुछ किसान संगठनों ने सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून डालने का प्रस्ताव मिलने के बाद नरमी के संकेत दिए हैं। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ ने इसमें फिर से खलल डालने की कोशिश की है। SFJ ने पंजाब के किसानों के समर्थन में पोस्टर जारी कर 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भारत के दूतावासों को घेरने की धमकी दी है। दीपक रावत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? और ये तो सीधे तौर पर है अराजक तत्व जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, साफ तौर पर किसानों की तरफ से भी जब बातचीत की गई तो इस मामले में किसानों से भी पूछा गया कि जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से सरकार के साथ मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, सरकार बार बार अलग अलग प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन कल जो प्रस्ताव जिस तरीके से सरकार ने रखा था उसके बाद किसान नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने जिस तरह की बातें रखी उसमें कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं इस बार जो अगली बैठक होगी उसमें कुछ हल निकल सकता है। इसी हल निकालने से पहले एक मीटिंग जो है लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करें कि किसी और मोड़ की तरफ इसी दिशा दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा किसान नेताओं को भी, सरकार को भी, और कोशिश लगातार यही की जा रही है दोनों तरफ से। अब जिस तरीके की कल की मीटिंग की अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं कोई एक हल निकाला जाए और किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए ताकि इस आंदोलन को भी अब खत्म किया जाए और साथ ही साथ जो बात जो किसान रखना चाहते हैं वो भी सरकार तक पहुँच जाए। जी, और एक और कुछ किसान जो संगठन है वो सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून का जो प्रस्ताव है उसे टालने की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ नरम दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान संगठन अब भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा, इससे हमारी सहमति नहीं है। हम वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसका रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है, सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। पिछले आज 57वां दिन है, सड़क पर है और सरकार से यही आग्रह है कि तीनों कानून वापस ले और MSP पे कानून बनावे, तब ये किसान यहाँ से जाएगा। MSP पे कानून बना दे, एक ही, ये देखिए मांग एक ही है, वो एक ही इसमें जुड़ रही है। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे छोड़े ना, उसके तत्व छोड़े ना, उसे पूर्ण रूप से लागू करे, तो हम इन्हें हार्दिक धन्यवाद देकर और इनके नारे लगा के जाएंगे। सरकार मान रही है कि गलतियां हैं, तभी सरकार टाल रही है कि हम लोग जांच कमेटी बिठा के इसमें पता लगवाते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। ये सरकार जब मान रही है तो जब उसमें 80% मामले गलत हैं तो बिल को क्यों नहीं वापस कर लेती।
दीपक, सरकार के प्रस्ताव पर दो गुटों में, दो खेमों में बटा हुआ किसान नजर आ रहा है। कौन सा खेमा ज्यादा भारी दिख रहा है? जरूर बटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब जत्थेबंदियों की बैठक जो है वो अलग से हुई है। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है वो अब शुरू हुई है सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन दोनों की जब बैठक हुई है, जब संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई है, उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, उनका ये कहना था कि हम इतने दिनों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका मकसद यही था कि हाँ या ना में सिर्फ जवाब मिले। सिर्फ ये नहीं कि एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए सिर्फ टाल दिया जाए, उसके बाद हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे भी तो कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब पुलिस के साथ मीटिंग थी तो उस दौरान भी कुछ किसान नेता बाहर निकले थे। उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सरकार ये चाहती है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, इसको लेकर कोई रैली ना किए जाए। लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई किसान ये नहीं कहना चाहता, कोई नेता ये नहीं कहना चाहता कि इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये ज़रूर होगी। तो अपना अपना धड़ा बटा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब अगर कल सरकार से बात हो जाती है तो ट्रैक्टर रैली निकालनी क्यों है? अगर बात पॉजिटिव वे में जा रही है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन कहीं ना कहीं आप जो मीटिंग है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगहों से जो किसान नेता हैं वो पहुंचे, तो उसमें जो मिलकर एक हल निकलेगा, उसी हल के बाद चलिए इस हल का इंतजार हमें भी। आज कृषि सुधार कानूनों पर किसानों और इससे जुड़े दूसरे पक्षों की राय जानने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई है। कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी पक्षों की राय जानने के बाद ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय सौंपेगी। तो बैठक में किसान संगठन शामिल और इस पूरी खबर को लेकर महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उम्मीद की किरण अब बहुत मजबूती के साथ नजर आ रही है। आज कृषि सुधार कानूनों पर किसानों और इससे जुड़े दूसरे पक्षों की राय जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई है। दीपक रावत, इस पूरी कमेटी को लेकर उम्मीदें फिलहाल सरकार को तो है, लेकिन क्या किसानों के बीच इस पूरे घटनाक्रम जो हमने देखे हैं 2 दिन में, जो बदले हैं, जो सकारात्मक रहे हैं, किसान भी कुछ सकारात्मक हुए हैं, कुछ असर उन पर दिख रहा है इसका? जी प्रीति, साफ तौर पर कमेटी को लेकर चर्चा भी कल मीटिंग में हुई थी, जिस मीटिंग में सरकार ने जब अपना प्रस्ताव रखा कि आप 1.5 साल के लिए इसको टाल दीजिए, उसके बाद इस पर आगे बातचीत हो सकती है। लेकिन इस 1.5 साल के दौरान एक ऐसी कमेटी तय की जाए जिसमें कि आपके भी जुड़े लोग हैं, हमारे भी जुड़े लोग हैं, जिनकी सीधे डायरेक्ट हमारे से बातचीत हो, आपसे बातचीत हो, वो बीच का कोई ऐसे रास्ता निकालें जिसको लेकर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई हल निकल सके। तो उसको लेकर भी किसानों की तरफ से ये बात सामने आई है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ 1.5 साल ही नहीं, बल्कि इस कमेटी का जब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल जाता, अगर कोई कमेटी गठित की जाती है तो तब तक के लिए इसको होल्ड कर देना चाहिए, इस कानून को तब तक इसको नहीं लागू करना चाहिए। तो इसको लेकर भी जरूर आज बैठक में चर्चा कर रहे होंगे किसान नेता। दीपक बिष्ट का मैं रुख करूं उससे पहले, दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और वहीं किसान आंदोलन भी 57 दिन इसके पूरे हो चुके हैं। बातचीत के दौर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी जो है वो हल निकालने की कोशिश पर हमेशा भारी पड़ रही है। यानी कि कुछ सकारात्मक है जो अब बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। हालांकि कल हुई 10वें दौर की बातचीत के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है, शायद 22 जनवरी को होने वाली बैठक में कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। किसान और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसानों ने प्रस्ताव को ना ही ठुकराया ना ही कबूल किया। किसानों ने चर्चा करके 22 तारीख की बैठक में अपना फैसला सुनाने का भरोसा दिया है। किसान आंदोलन का 57वां दिन, सरकार मानी, क्या मानेंगे किसान? सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान। रोज की तरह दिल्ली में आज की सुबह भी कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई, लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 57 दिनों से अपना डेरा डाले किसान अब भी डटे हुए हैं। कहीं अलाव का सहारा लेकर तो कहीं अपने साथियों के साथ नारे लगाकर किसान कृषि सुधार कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश में जुटी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों को एक प्रस्ताव दिया। किसानों के लिए सरकार इतनी फिक्रमंद है कि 10वें दौर की बातचीत में कृषि सुधार कानून को 2 साल तक टालने को तैयार हो गई। इतना ही नहीं, सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया और उस कमेटी के सुझाव के मुताबिक कृषि सुधार कानून में बदलाव करने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन आज चर्चा करके अपना फैसला 22 जनवरी को 11वें दौर की बैठक में सरकार को बताएंगे। अब जब सरकार किसानों को मनाने के लिए उनके सामने थोड़ा झुकी है तो आंदोलन के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जाग गई है। आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा
और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं है। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। इधर सरकार किसान आंदोलन का समाधान खोजने में जुटी थी, तो उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में सिख समुदाय के लोग किसानों के समर्थन में आई लव किसान लिखे हुए कपड़े और स्टिकर बांटकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। इधर सरकार किसानों का हित चाह रही थी, तो उधर किसान 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में जुटे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रैली का फैसला सरकार पर छोड़ा, तो पुलिस ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ही ਆ। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने और आंदोलन का हल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है, तो वहीं किसानों की आड़ में विपक्ष की अपनी राजनीति भी जारी है। विरोधी पार्टियां किसानों को भड़काने में अब भी जुटी हैं। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का नाटक कर रही है और ये कह रही है कि हम बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनको NIA की नोटिस दी जा रही है, उनको इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ ED के छापे पड़ रहे हैं। तो ये दोहरी नीति जो सरकार की है ये सही नहीं है, और इससे पता चलता है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार के अंदर थोड़ा भी, जिसको हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं। किसानों और सरकार के बीच हुई 11वें दौर की बैठक के बाद आंदोलन के समाधान की एक उम्मीद जागी है, और अब गेंद किसानों के पाले में है। पूरे देश की नजर किसानों पर है, और हर किसी की उम्मीद यही है कि जब सरकार समस्या के समाधान के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, तो किसान भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और जल्द ही किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। और पुणे से बड़ी खबर आ रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि आग सीरम इंस्टीट्यूट की नई बन रही इमारत में लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। आग की चपेट में आई इमारत से 9 लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोगों के झुलसने की खबर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ही कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि आग से कोरोना वैक्सीन बनाने वाले प्लांट पर असर नहीं पड़ा है, और बताया जा रहा है कि इस हादसे से कोरोना वैक्सीन बनाने का काम प्रभावित नहीं हुआ है। ये तस्वीरें सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से, जहां पर इस वक्त भीषण आग की तस्वीरें हैं और धुएं का गुबार निकलता ही जा रहा है। कई घंटे हो चुके हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। 10 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ये जो एक हिस्सा है, ये नई बिल्डिंग है जो कि आग की चपेट में आई है, और उसके बाद भीषण आग की तस्वीरें यहां से दिख रही है, धुएं का गुबार। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। NDRF की टीम को वहां पर लगाया गया है। जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन में है और खुद नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल आग की जो वजह है वो साफ नहीं हो पा रही है। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे के सांसद गिरीश बापट हैं। गिरीश जी, अब तक प्राथमिक जानकारी आप तक क्या पहुंच पाई है और कितनी बड़ी आग है? अभी 5 मिनट पहले माननीय कलेक्टर जी के साथ मेरी चर्चा हो गई। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, पूना में सीरम इंस्टीट्यूट का हड़पसर और मांजरी ये अलग अलग यूनिट है। जो आग लगी है वो मांजरी गांव जो बोलते हैं उधर लगी है। वहाँ BCG और रोटा वायरस का प्रोडक्शन होता है, वहाँ आग लगी है दूसरे माले पे, और सभी लोग अभी वहाँ मौजूद है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो या शासकीय कर्मचारी हो, सब लोग वहाँ पहुँचे हैं और जल्दी से जल्दी वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हड़पसर में वायरस का जो नया प्रोडक्ट कोरोना का बन रहा है उसका यूनिट हड़पसर में है। ये दोनों में मोर देन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसे वायरस के इसे कुछ इफेक्ट होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। दूसरे जगह आग लगी है, वही इंस्टीट्यूट में, वही फैक्ट्री में, वही नाम पे।
और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इस वक्त भीषण आग की तस्वीरें और लगातार दमकल विभाग की तरफ से कोशिशें यही कि जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। कई लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है, लेकिन कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हैं इसके लिए लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि और जानकारियां साथ आए, लेकिन पूरा का पूरा जो इमारत का हिस्सा है वो आग की जद में है। पुलिस ने क्या कहा इस आग को लेकर, सुनिए। जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था, उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। अभी तक लोग जो हम लोगों ने हिसाब किया उसके हिसाब से सारे लोग निकल गए हैं, लेकिन सेकंड चेकिंग चालू है और सब लोगों का हिसाब लिया जा रहा है कि कोई उसमें अड़का हुआ तो नहीं है। 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। एक बार आग बुझाने के बाद सारे लोग ठीक से निकल गए, इसके हिसाब लेने के बाद पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल है सारे एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अपडेट के लिए हमारे साथ पुणे से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं वैभव सोनवड़े। वैभव, क्या स्थिति है अभी? जी प्रीति, देखिए ताज़ा अपडेट है। पूरी आग पर नियंत्रण जो है वो दमकल विभाग ने पा लिया है। 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पुणे के डीएम जो है राजेश देशमुख, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर जो है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही मिनटों पहले आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया है उन्होंने ट्वीट किया है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कोविशील्ड का प्रोडक्शन या स्टोरेज नहीं होता है, ये जानकारी दी है। ये सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं हम, यहीं पर लगभग 1:45 पर यह आग लगी थी और अब दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी हमें दिख रहे हैं जो कूलिंग का काम वहां पर कर रहे हैं। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण जो है वो पाया गया है और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई किसी भी तरह से जख्मी नहीं हुआ है, ना ही कोई झुलसा है इस आग में। लोगों को उसी वक्त बाहर निकाला गया था। हालांकि जिनको बाहर निकाला गया है वो सीरम के कर्मचारी नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग थे। इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा था जो रोटावायरस वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए। ये तीसरे फ्लोर पर भी उसी पीवीसी मोल्डिंग का और केबिन्स बनाने का काम जो है वो ऊपर चल रहा था और उसी के चलते प्राइमा फेसी जो ओपिनियन दिया गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग जो है वो लगी थी, ऐसी जानकारी दी गई है। अब इस आग पर पूरी तरह से काबू जो है वो पाया गया है। तीनों ओर से फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां जो है वो इस बिल्डिंग की तीनों ओर से लगभग 1.5 घंटे तक लगातार फोम और पानी का प्रेशर जो है वो इस फ्लोर पर बनाए हुए थी और जिसके चलते आग पर नियंत्रण जो है, काबू जो है वो पाया गया है। अब पूरी तरह से आग जो है वो बुझ चुकी है। कूलिंग का काम जो है वो शुरू है। दीवारें और फ्लोर जो है वो बुरी तरह से गर्म है, हीट जो है वो बढ़ी हुई है इस बिल्डिंग की और उसी की वजह से अब यहाँ पर पानी के फवारों से उसे ठंडा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही थी, कोविशील्ड वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसके स्टोरेज को कोई क्षति पहुंची है या फिर उसके बारे में जानकारी जो है वो लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो SEZ 3 है सीरम इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज दोनों होता है। जहाँ से हमने तस्वीरें जो कुछ दिनों पहले देखी थी, सबसे पहला ट्रक जो वैक्सीन का कंसाइनमेंट लेके निकला था वो उसी फेज 3 से निकला हुआ था और वहाँ पर किसी भी तरह से इस आग का कोई प्रभाव नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। जैसा आप बता रहे हैं कि इनिशियली तो यही जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट वजह रही हो, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने तलों को यानी कितने मंजिलों को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि दूसरी मंजिल से लगी थी आग और 5वें मंजिल तक पहुंच गई थी। और क्या पूरे के पूरे जो परिसर है उन फ्लोर्स का वो इस जद में आया है आग के? जी नहीं, मैं थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। 3 माले की ये पूरी बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स है। तीसरा माला जो है, तीसरे माले पर ही आग लगी थी और वहीं पर इस आग को रोकने में दमकल विभाग जो है वो यशस्वी हुआ है। आग और ना फैले इसकी पूरी तरह से कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड की ओर से शुरू से की गई थी और उसमें लगभग ये कामयाब हो गए हैं। हम जो सामने देख रहे हैं वो तीसरा माला है जहां पर आग लगी है और चौथे माले पर टेरेस है। टेरेस फ्लोरिंग से भी पानी जो है वो ऊपर से मारा जा रहा था। धुएं के कारण ये दोनों कांच की खिड़कियां जो हमें दिख रही है वो चौथे माले की टेरेस की खिड़कियां है और तीसरा फ्लोर जो है वो पूरी तरह से लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें आग लगी हुई थी और आग फैल गई थी इस फ्लोर पे। पाइपिंग का काम किया जा रहा था
कुछ नई केबिन जो है वो बनाई जा रही थी। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फ्लोर बनाया जा रहा था जो रोटावायरस BCG का वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने के लिए, चूंकि जो मेन प्रोडक्शन यूनिट है वो अब कोविशील्ड पे लगाया गया है। लगातार अपडेट आप देते रहिएगा। इधर सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के बाद कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान लोगों को बचाने और सही सलामत बाहर निकालने पर है। अदार पूनावाला ने बताया कि इस हादसे में लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है, किसी की जान नहीं गई है। इस हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोट जरूर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने शुभचिंतकों का आभार जताया है और ट्वीट किया है, चिंता और प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब तक की सबसे अहम बात यह है कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही कोई घायल हुआ, जबकि कुछ मंजिलें आग में नष्ट हो गई हैं। और अब खबर लगातार जो आ रही है उस पर हम आपको एक बार फिर से बता दें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भीषण आग लगी है और इस आग को लेकर लगातार जो अपडेट आ रहे हैं उसके लिए हम वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, कितने लोगों को नुकसान हुआ है इस आग से? चलिए वैभव के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लें। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आग मंजरी प्लांट में लगी है। वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वहां पर अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसे शुरू करने की तैयारी चल रही थी। और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला को आपने उनका ट्वीट सुना जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंता और प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। हालांकि कुछ फ्लोर बर्बाद जरूर हुए हैं और जिस तरह से आग का धुआं निकल रहा था ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वो आकलन काफी हद तक सही भी साबित हुआ है। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस पूरी आग के जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किन हालात में ये आग लगी है, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो क्या समय रहते इस आग को काबू किया जा सकता था। इन तमाम गतिविधियों पर वो बोल रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लगातार 3.25 घंटे बाद जाकर इस आग पर काबू पाया है। और अब खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा प्रहार इस को देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को समझाने के लिए पोस्टर भी जारी किया है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है लोगों के बीच यकीन पैदा करने की, लेकिन विपक्ष अब भी वैक्सीनेशन पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है और इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वायरस का टीका लगवाएंगे। पीएम मोदी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में ये टीका लगवाएंगे। पीएम मोदी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लेंगे। जानकारी के मुताबिक इसका उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के टीके के प्रति भरोसा कायम करना है। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर से सभी सांसद जो हैं और विधायक हैं उनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। और 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। पहला चरण जोर शोर से लॉन्च होने के बाद भी विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पीएम वैक्सीन लगवाकर इसे लेकर लोगों में भरोसा जगाएं। वैक्सीन नहीं लगवा रहे, आधे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसका मतलब देश के अंदर कहीं ना कहीं शक की हवा फैल रही है। उसको रोकने का एक ही तरीका है, सबसे पहले प्रधानमंत्री लगवाएं तो ये माहौल बन सकता है। प्रधानमंत्री ने भी टीका लेने की बात कही है, तो प्रधानमंत्री पहले टीका ले लेंगे तब ना सब लोग टीका लेंगे, तब मुख्यमंत्री भी टीका ले ले बिहार में। लेकिन सरकार का ये कहना है कि विपक्षी दल लोगों में कोरोना वैक्सीन के प्रति एक डर और खौफ का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, तमाम राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि हर काम में विपक्ष के ऊपर हर तरह का आलोचना, हर तरह की अवमानना करने का ये काम बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका।
केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों पर आज बड़ा प्रहार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आज कुछ पोस्टर जारी किए हैं, जिनके जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पोस्टर के जरिए सरकार ने लोगों से टीके पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसी वजह से ब्राजील और बांग्लादेश समेत कई देशों में इसकी भारी मांग है। बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और कोरोना वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों के बीच लोगों के मन से डर भगाने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल में काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। वैक्सीन पर भ्रम मिटाने के लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पहला काउंसलिंग सेशन रखा गया, जहां विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों के सवालों के जवाब दिए और वैक्सीन से जुड़ी सभी गलतफहमियां दूर की। बताया गया कि दिल्ली में बीते 3 दिन में करीब 26,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना थी, लेकिन 13,000 से भी कम लोगों को टीका लग पाया है और इसी वजह से काउंसलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि लोग हिचकिचाएं नहीं और टीका लगवाने के लिए खुलकर आगे आएं। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए अब वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया है। अब कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मी कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि पहले टीका लगाने के लिए तारीख और समय तय किया जाता था। बहुत अच्छा सेशन रहा और काफ़ी संख्या में लोग हमारे हेल्थ के वर्कर अवेलेबल थे और जो इंटरेक्शन हुई उसके दौरान लोगों के जो इश्यूज थे वो एक कंसेंट फॉर्म को लेकर था, सेफ्टी को लेकर थे और कितने दिन तक एंटीबॉडीज़ रहती हैं, तो इस तरह से कुछ एंटीबॉडीज़ को लेकर। और एक और इशू था कि अगर वैक्सीन के बाद भी बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो सभी चीज़ों का हमने डिटेल में चर्चा की और उनको बताया कि कैसे वैक्सीनेशन जो है हेल्प करेगा। और इस बीच भारत की ओर से भूटान और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश और नेपाल में कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की खेप रवाना की जा रही है। बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज भेजी जा रही है और इसके बाद जल्द ही श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। भारत की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। बुधवार को ही कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी थी। भूटान सरकार ने ट्वीट कर वैक्सीन के लिए भारत सरकार को थैंक यू बोला। तो इस शुक्रिया के मायने आप समझ जाइए दरअसल किस तरह से कूटनीतिक स्तर पर संबंधों को बेहतर करने के लिए, उसमें गर्मजोशी बरकरार रखने के लिए इस तरह की पहल भारत की तरफ से की गई है और कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी गई थी। और कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको मिलकर फिर से इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अश्योर ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और Amazon प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर जारी बवाल से जुड़ी खबर। ऐसी फिल्म बनाने वालों के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो। बार बार लगातार हिंदू आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ क्यों?
कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की। अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। तांडव वेब सीरीज से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 के दिवाकर सिंह बता रहे हैं कि लखनऊ पुलिस मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन से अली वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के घर पहुंची थी, लेकिन अली अब्बास वहां नहीं थे, उनके घर पर ताला लगा था। दरअसल अली अब्बास मुंबई में नहीं है, वो दुबई गए हुए हैं और इसीलिए पुलिस अब वेब सीरीज के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर चुकी है। पुलिस ने उन्हें 27 जनवरी को लखनऊ में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। अली अब्बास जफर को फांसी दो, सैफ अली खान मुर्दाबाद, धर्म के गद्दारों को गोली मारो। तांडव पर महातांडव जारी। तांडव मूवी बंद करो, मुंबई में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विरोध। देश के कई और हिस्सों में केस दर्ज। टीम तांडव की गिरफ्तारी की मांग तेज। तांडव मूवी बंद करो, देवी देवताओं के अपमान और आस्था पर चोट से आहत लोगों का टीम तांडव के खिलाफ गुस्सा फूटा तो उसने एक नए तांडव का रूप ले लिया और इसकी तस्वीर एक जगह से नहीं जगह जगह से आने लगी। बंद करो, बंद करो। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले तो नारेबाजी करते नजर आए। नारेबाजी के बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के निर्माता के पुतले फूंक डाले और जब इससे भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो जले पुतले पर भी नारेबाजी शुरू कर दी। कानपुर के राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने टीम तांडव के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और न केवल उनके पोस्टर पर जूते मारे बल्कि विरोध में नारेबाजी भी की। अयोध्या में तो साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया, जहां भगवाधारी तलवार के साथ प्रदर्शन करते दिखे। साधुओं ने टीम तांडव के पोस्टर पर अपना गुस्सा उतारा और वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर और मुख्य कलाकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सैफ अली खान मुर्दाबाद। एक हफ्ते का हमने समय दिया है कि शासन प्रशासन रासुका लगा करके उनको गिरफ्तार नहीं करता और यदि उनको फांसी के फंदे पर नहीं झुलाया जाता डायरेक्टर को, उसके अभिनेता को, तो फिर हम धर्माचार्य हमने तो खड्ग उठा लिया है, माला फेरा हूँ, भाला उठा लिया हूँ, बहुत दिन शास्त्र पढ़ाया है और शस्त्र उठा लिया हूँ। एक हफ्ते तक अगर न्याय नहीं मिला, अगर हिंदुस्तान की इस धरती पर भगवान श्री राम का अपमान होगा तो हम साधु संत जी के क्या करेंगे। एक तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ टीम तांडव के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की भी पूरी तैयारी चल रही है। झारखंड के धनबाद में तांडव के विरोध की कमान बीजेपी युवा मोर्चा ने संभाली और सदर थाना में टीम तांडव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी। शिकायत करने वालों का आरोप है कि संविधान की अवहेलना, इरादतन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और देश में अशांति फैलाने की मंशा से तांडव बनाई गई। झारखंड के ही जामताड़ा थाने में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। केस दर्ज कराने का ये सिलसिला हर दिन और तेज होता जा रहा है। अब तक लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जबलपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, मुंबई, मुरादाबाद, धनबाद, जामताड़ा और दिल्ली में एफआईआर तो मुजफ्फरपुर और प्रयागराज में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि विरोध करने वालों के तेवर देखकर तांडव के आपत्तिजनक अंश को न केवल हटा दिया गया है बल्कि टीम तांडव ने माफी भी मांग ली है। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वाले वेब सीरीज की आड़ में आस्था के साथ अक्सर होने वाले खिलवाड़ से इस तरह दुखी हैं कि इस बार वो आरोपियों की गिरफ्तारी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं हैं। हमारे देवी देवताओं का अपमान करना और उसके बाद फिर माफ़ी मांगना, माफ़ी से अकेले काम नहीं चलेगा। हमारे जो
कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की। मेरा कहना है कि ऐसी फिल्म बनाने वालों के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो और ऐसे तमाम विधर्मी मानसिकता के लोग, उनका ये अधिकार छीन लेना चाहिए कि वो समाज में विकृति परोसते हैं और हमारे धर्मशास्त्रों, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मैं कठोर शब्दों में उनकी निंदा करती हूँ और उनके लिए कठोर दंड की मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों के अधिकार को छीन करके और उनको दंडित करना चाहिए, जिससे कि आगे किसी और की हिम्मत इस प्रकार की ना हो। इस बार पुलिस भी पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। यही वजह है कि इस मामले की जांच के लिए यूपी पुलिस मुंबई में डेरा डाल चुकी है और मुंबई पुलिस ने भी उसे मदद करने का भरोसा दिया है। यही नहीं, कई दिनों तक मामले को टालने के बाद मुंबई पुलिस भी इस मामले में FIR दर्ज करने को मजबूर हुई। बताया गया कि मुंबई पुलिस ने घाटकोपर थाने में टीम तांडव के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A, 505 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक फिरियाद आई थी कि एक वेब सीरीज धार्मिक भावनाओं को दुखाने वाली है और बदनाम करने वाली है, और इस तकरार के ऊपर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कलम 153A, 295A और 505 सबसेक्शन 2 IPC अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है। ये वेब सीरीज के पदाधिकारी और एक्टर के खिलाफ इस गुना का तपास चालू है। मुंबई में आस्था पर चोट करने की आरोपी टीम तांडव के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले बीजेपी नेता राम कदम इसे कामयाबी की पहली सीढ़ी मान रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन छेड़ने वाले राम कदम ने मुंबई में टीम तांडव के खिलाफ FIR दर्ज होने को देश की जनता की जीत बताया। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर पुलिस केस दर्ज करने से आनाकानी करती रही। सबसे पहले घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज की, पर महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस को FIR लेने से रोका। वे अमेज़न कंपनी और बाकी फिल्म जगत के लोगों को बचाना चाहते थे, पर 4 दिन लगातार हमने तांडव किया, धरना दिया, भूख हड़ताल करी। उसके बाद आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार का घमंड और गुरूर चकनाचूर हुआ। उन्हें सैफ अली खान समेत अमेज़न की पूरी टीम, तांडव की पूरी टीम, इन पर FIR लेना पड़ा। हालांकि इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा, स्क्रिप्ट राइटर गौरव सोलंकी समेत 4 लोगों को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज की है, उस FIR के चलते हमें ये डर है कि हमारी अरेस्ट मुंबई में हो सकती है, और उस वजह से हमने मुंबई उच्च न्यायालय में ये दलील पेश की कि हमको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट हैं वहां जाकर के जो अप्रोप्रिएट रिलीफ है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए हमें 3 हफ्तों का समय दिया है। हर बीतते दिन के साथ ही तांडव को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, खासकर शिवसेना के रुख को लेकर लोग हैरान हैं। हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी का एक मेगा इवेंट 26 जनवरी को होने वाला है, जिसका नाम है वाटरथॉन। इस इवेंट को बच्चों का भी भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है। आइए देखते हैं उन बच्चों के संदेश जिसमें उन्होंने पानी बचाने की शपथ ली। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी।
और बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए सिर्फ 13 साल जीवाश्म वैज्ञानिक को। वो बच्ची जो चट्टानों में दबे करोड़ों साल पुराने जीवन की खोज करती है। चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू को 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला। वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसे यंग पैट्रियोंटोलॉजिस्ट का खिताब दिया है। 5 साल की उम्र में ही अश्वथा ने पहला जीवाश्म खोजा और उसे गलती से सीपी समझ बैठी। तब से अब तक वो लाखों साल पुराने 120 जीवाश्म खोज चुकी है और ये तलाश लगातार जारी है। 23 जनवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए इस बच्ची की हैरान करने वाली कहानी बायजूस यंग जीनियस।